हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए लेकर आया हूं नेक्स्ट पार्ट अपनी वीडियोस का, जिसमें कि हम 11th क्लास के एनसीईआरटी को पूरा कर रहे हैं। और ये हम जो है नीट 2023 के लिए कर रहे हैं। इससे पहले के जो पार्ट्स हैं वो आपको नहीं देखे होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ हम 12th क्लास की जो एनसीईआरटी उसी को भी कवर कर रहे हैं, उसका लिंक भी आपको प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि हमारी लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर प्लांट किंगडम को शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है एडिंग ए वायरस, वायरोइड्स, प्रायोन्स एंड लाइकेंस। In the five kingdom classification of Whitakers, there is a no mention of lichens and some acellular organism। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये बन सकता है सवाल यहाँ से कि एसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कौन है। तो आपका आंसर होगा कि एसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में आपके वायरस आते हैं, वायरोइड्स आते हैं, प्रायोन्स आते हैं, ये आपके एसेल्यूलर होते हैं। दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड हियर। All of us who have suffered the ill effect of common cold or flu known what effect virus can have on us, even if we do not associate it with our condition. Virus did not find a place in classification since they are not considered truly living। तो यार ये कह रहे हैं कि भैया वो आपके क्योंकि ट्रू लिविंग नहीं होते हैं वायरसेस, आपके लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का उनका कनेक्शन होता है, इसलिए वो जो है क्लासिफिकेशन में कोई स्थान नहीं पाए हैं। इफ़ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव सेल स्ट्रक्चर, तो फिर तो वो लिविंग नहीं है, क्योंकि वायरस जो है वो नॉन सेल्यूलर एग्रीगेट्स होते हैं, नॉन सेल्यूलर होते हैं, जो कि आपके लिविंग में नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप देखें कि उनके अंदर जो है डीएनए मिलता होता है, उनके अंदर डीएनए होता है, एंजाइम भी होते हैं समटाइम, तो ये लिविंग के कैरेक्टर होते हैं डीएनए होना, तो इसलिए वो लिविंग भी कहे जाते हैं। आगे लिखा है द वायरस आर नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग ए इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड ए लिविंग सेल। तो जब लिविंग सेल से बाहर होते हैं तो वो एक क्रिस्टल की तरह काम करते हैं, उसे हम विरियन कहते हैं, ये नाम आप याद रखें, ठीक है। इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दैट इज विरियन एक वायरस के लिए यूज होता है ये शब्द। तो क्योंकि वो सेल के बाहर रहते हैं तो रेप्लिकेशन नहीं कर सकते, अपनी कॉपी नहीं बना सकते होते हैं, डिवाइड नहीं करते, तो जब वो लिविंग सेल के अंदर घुसते हैं वहीं पर जाकर के वो डिवाइड कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो वायरस के फोटोग्राफ्स दिए गए हैं, इमेज दी गई हैं, उनको हम ध्यान से देख लेंगे। कोई भी वायरस हो, सारे वायरसेस आपके दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। इसमें एक प्रोटीन का कवर होता है जिसे आप कैप्सिड कहते हैं, और एक आपका उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, वेदर इट इज़ आरएनए और डीएनए, वो कुछ भी हो सकता है। थोड़ी सी हिस्ट्री दी है, पहले हिस्ट्री पर बात करेंगे, उसके बाद हम वापस आके बात करते हैं। यहाँ लिखा है वंस दे इन्फेक्ट द होस्ट सेल they take over the machinery of the host cell to replicate themselves। तो यहाँ रिप्रोडक्शन के बारे में ज़्यादा बातें नहीं की हैं, इन्होंने सीधा सीधा एक लाइन लिखी है कि जब वो किसी सेल के अंदर घुस जाते हैं तो उस टाइम पर जब वो सेल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर जा करके अपनी कॉपी बनाते हैं। सही बात है, वहीं पर करेंगे तो हम देखेंगे, आगे मैं पढ़ाऊँगा आपको कैसे वो अपनी कॉपी करते हैं। एंड themselves killing the host। would you call virus living or non living? तो आप वायरस को क्या कहोगे, लिविंग कहोगे या फिर नॉन लिविंग कहोगे? तो हम कहेंगे भैया वो जब सेल से बाहर होते हैं तो नॉन लिविंग ही होते हैं, अंदर जाते हैं तो वो सब काम कर रहे हैं लिविंग वाला, तो वो लिविंग होते हैं, ठीक है। आगे लिखा था नेम वायरस दैट मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय। तो यार यहाँ पर लुईस पास्चर आना था किताब में, आप यहाँ नोट कर लेना ये वाली बात कि ये लुईस पास्चर यहाँ से कट गया है, ठीक है, नोट कर लेना यहाँ से। फिर आगे लिखा है दिमित्री इवानोव्स्की ने 1892, एक अलग कहानी है यहाँ से। इवानोव्स्की ने क्या देखा कि उन्होंने तंबाकू के पत्ते पर एक मोज़ेक डिजीज़ को देखा, टोबैको मोज़ेक डिजीज़ उन्होंने उसका नाम था। उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो बीमारी हुई है वो, उन्होंने एक पत्ता लिया, मतलब जो खराब पत्ता था जिस पर बीमारी हुई थी उसको लेकर के उन्होंने एक सही दूसरे लीफ को छू दिया, फिर वहाँ भी बीमार हो गया, फिर उसके बाद एक और को छू दिया, वहाँ भी बीमार हो गया। उन्हें लगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो पौधे में बीमारी करता है। तो आगे देखा, उन्होंने कहा कि these were found to be smaller than बैक्टीरिया। उन्होंने कहा कि भाई ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर एक बनाया था चैम्बरलैंड ने, उससे वो छन जाते हैं। तो ये पूछ लेते हैं कभी कभी कि वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर किसने बनाया था। तो वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर जो है चैम्बरलैंड ने बनाया था, जिसमें से उन्होंने उसको छान कर देखा, फिल्ट्रेट को फिर लिया, फिल्ट्रेट को फिर से एक नई पत्ती पर डाला, पत्ती फिर से बीमार हो जाती है, तो उन्होंने कहा कि ये जो है बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं जो बीमारी कॉज करते हैं। आगे लिखा है MW
बेजर्निंग, तो यार ये नाम भी आपको याद रखना है। इन्होंने क्या कहा, इसको सीधा सवाल आता है कि किसने वायरस को कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम कहा। तो ये शब्द आपको याद रखना होगा, ये वाला वर्ड, कि कौन सा, मतलब एक ऐसा फ्लूइड सब्सटेंस जो छूने पर बीमारी करता हो। डायरेक्ट पूछते हैं, सवाल आएगा कि किसने इसको ऐसा कहा, तो आप बताओगे कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम जो शब्द है वो आपका MW बिजरिंग ने दिया था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि भाई ये जो है ऐसा फ्लूइड होता है, क्योंकि उन्होंने वहाँ तंबाकू की पत्ती जो थी उस पत्ते में से निकाल करके एक्सट्रैक्ट करके देखा था कि भैया ये बीमारी करता है कि नहीं करता है। तो उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा फ्लूइड सब्सटेंस होता है जो बीमारी कोज करता है। आगे लिखा है WM स्टैनली 1935, ये भी फिर सवाल बनेगा भैया, इसको मार्क कर लीजिएगा यहाँ से। WM स्टैनली ने 1935 में बताया कि भैया उन्होंने, इससे सवाल बनेगा ये पूछेंगे कि किसने वायरस के क्रिस्टल बनाए। तो आप ध्यान रखना, WM स्टैनले ने जो है वायरस को सबसे पहली बार क्रिस्टलाइज किया, क्रिस्टल बनाए। उन्होंने देखा क्रिस्टल बनाने के बाद कि वो ज़्यादातर क्या थे, प्रोटीन्स थे। क्या थे? लार्जली दे आर प्रोटीन्स एंड दे आर इनर्ट आउटसाइड द होस्ट सेल। ये भी बात ध्यान रखना कि वो हाउस सेल के बाहर जो थे इनर्ट होते हैं, मतलब वो जब किसी होस्ट सेल से बाहर रहते हैं तो इन्फेक्शन नहीं करते होते हैं। दूसरी कहानी ये है, दे आर ओब्लिगेट पैरासाइट। तो सही बात है भाई, ये पैरासाइट होते हैं, वो भी ओब्लिगेट होते हैं क्योंकि सेल के बाहर ये कुछ नहीं कर सकते होते। ठीक है, तो ये कुछ सवाल बनते हैं। किसने नाम दिया, किसने देखा, टोबैको मोजेक डिजीज किसने बताई, क्रिस्टलाइज किसने किया, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम किसने कहा, MW बिजरन ने क्या किया, कब किया, किसने किस ईयर में किया, ये सवाल आप यहाँ से याद कर लेना। आगे लिखा है, इन एडिशन टू द प्रोटीन्स वायरस ऑल्सो कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी आदर RNA और DNA। तो यहाँ से इन्होंने कहा कि वायरस जो है आपके एक तो जेनेटिक मटेरियल रखते हैं, या तो वो RNA होता है या DNA होता है, और सरफेस पर रखते हैं प्रोटीन्स। तो इन्होंने कहा कि नो वायरस कंटेन बोथ RNA DNA। ये स्टेटमेंट आप नीट में आता है, NCERT से लिखा हुआ। तो ये ध्यान रखना भाई, कोई वायरस ऐसा नहीं होता मतलब जिसमें जेनेटिक मटेरियल दोनों हो, RNA भी जेनेटिक मटेरियल हो, DNA भी जेनेटिक मटेरियल हो, ऐसा नहीं होता है। इंस्टाग्राम पे ऐसा कुछ चलता रहती है स्टोरी, वो गलत है, देख लेना एक बार, है ना। आगे लिखा है, वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन। ये सवाल यहाँ से पूछते हैं कभी कभी कि किसने वायरस की न्यूक्लियो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर दी। तो ध्यान रखना, बाउडेन एंड पिरी, दो साइंटिस्ट के नाम मैंने नोट किए हैं, बाउडेन एंड पिरी, उन्होंने न्यूक्लियो प्रोटीन नेचर ऑफ वायरस बताया। नोट कर लेना अगर आपको करना हो तो। आगे लिखा है, एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। फिर ये सवाल यहाँ से बनता है कि वायरस का कौन सा हिस्सा इन्फेक्शियस होता है। आपका आंसर होता है वायरस का जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्टैंडर्ड RNA एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल हैव आइदर सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड RNA और DNA। तो एक स्टेटमेंट यहाँ से फिर से बनता है कि जो प्लांट के वायरस होते हैं वो ज़्यादातर RNA रखते हैं। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन वाले नहीं रखते, पर ज़्यादातर जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो RNA रखते हैं। तो यहाँ लिखा भी है, इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्टैंडर्ड RNA एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल हैव आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड RNA और डबल स्टैंडर्ड DNA। बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेज वायरसेस दैट हैव इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। तो एक तो ध्यान रखना, बैक्टीरियोफेजेस जो हैं वो वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। उनके पास कह रहे हैं ज़्यादातर उनके पास डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। तो ये सवाल यहाँ से बनता है, बैक्टीरिया हैव बैक्टीरिया फेज हैव विच जेनेटिक मटेरियल। तो आपका आंसर होता है दे हैव डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल। एंड द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड। तो वायरस के ऊपर प्रोटीन का कवर होता है, उसे कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड जो है वो छोटी छोटी यूनिट्स का बना होता है, उन यूनिट को कैप्सोमियर कहा जाता है। ये वाली बात ध्यान रखना, जो कि न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करते हैं। ये कह रहे हैं कि शेप कुछ भी हो सकती है वायरस की, वो हेलिकल हो सकता है, पॉलीहेड्रल हो सकता है, कोई भी ज्योमेट्रिक फैशन की शेप ले सकता है, क्यूब बना सकता है, ठीक है ना, पॉलीहेड्रल शेप ले सकता है, डिपेंड। तो ऊपर दो फोटो दिए गए हैं, अब हम उन फोटो पर जाएंगे, इन पर सवाल बनते हैं। दो फोटो दिए हैं, एक तो यहाँ बैक्टीरियोफेज वायरस का फोटो है, एक यहाँ पर टोबैको मोज़ेक वायरस का फोटो है। तो भैया देखो, पहले टोबैको मोज़ेक को देख लेते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस से, इस फोटो से कुछ क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि ये बन सकता है कि ये रोड शेप वायरस है। ये तो बहुत आता है सवाल, बहुत बार एग्जाम में देखा गया है ये वाला सवाल, ये रोड शेप वायरस होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भैया ये आपका 13 नैनोमीटर लंबा है, 300 नैनोमीटर लंबा है, 17 से 17.5 नैनोमीटर तक इसका डायमीटर होता है।
कैप्सिड होता है इसके ऊपर प्रोटीन का बना हुआ, वो कैप्सोमियर का बना होता है। 2130 कैप्सोमियर होते हैं, हर एक कैप्सोमियर में 158 एमिनो एसिड रखता है। तो ये सवाल तो नहीं आएगा नीट में, पर फिर भी हमने बता दिया कि 2130 कैप्सोमियर जो है वो इसके ऊपर पाए जाते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन सवाल जो हमेशा पेपर में आता है कि भैया जो आपका ये होता है टोबैको मोज़ेक वायरस, इसमें आपको सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिलता है। क्या मिलता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो ये सवाल खूब आता है पेपर में, इसको ध्यान रखना। तो ये तो था टीएमवी के बारे में, बाकी हम बैक्टीरियोफेज को देखते हैं। ये जो फोटो बना हुआ है T2 बैक्टीरियोफेज वायरस का बना हुआ है, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखनी है आपको। इसमें आप ऊपर देखोगे एक आपका पॉलीहेड्रल टाइप का ज्योमेट्रिक फैशन बनी हुई जहाँ शेप है, जो इसका हेड होता है। हेड के अंदर का पहला सवाल आपको बनेगा, उसका आंसर होता है हेड के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है, जो कि लीनियर डीएनए होता है। फिर आगे लिखा है हेड जो है वो पॉलीहेड्रल होता है, हमने बता ही दिया है आपको। यहाँ पर कैप्सिड में 2000 कैप्सोमियर हैं, अगर आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो। नीचे टेल प्लेट दी गई है, शीथ है, गर्दन है, कॉलर है। ये सब सामान जो भी कुछ है ये सब प्रोटीन का बना हुआ है। नीचे टेल प्लेट होती है, टेल प्लेट जो है वो आपकी लाइसोजाइम एंजाइम को सिक्रेट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जब भी बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरिया पर लैंड करता है, एड्सॉर्ब होता है, वहाँ पर लैंडिंग करता है, तो वहाँ पर जा करके जो इसकी टेल प्लेट होती है वहाँ से लाइसोजाइम एंजाइम निकलते हैं। वो एंजाइम बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ने में मदद करते हैं, पेनिट्रेशन में इनके। नीचे आपको 6 टेल फाइबर मिलेंगे। ये सवाल बन सकता है। ये फोटो T2 बैक्टीरियोफेज की टैडपोल लाइक है, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। ये वाले सवाल इसके बन सकते हैं बैक्टीरियोफेज के। कुछ अगर आपको याद करने हो तो आप कर सकते हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए जरूर याद कर लेना, क्योंकि वो पेपर में आ सकता है। ऊपर मैंने 1-2 बनाया है, वैसे ही एनवलप्ड वायरस की फोटो बनाई हुई है, तो यहाँ से सवाल आ सकता है कि एनवलप्ड वायरस का एग्जाम्पल दीजिए। तो भैया HIV आपका एनवलप्ड वायरस है, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस है, सार्स वायरस यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, तो भैया वो आपका एक एनवलप्ड वायरस होते हैं। जो एनवलप्ड वायरस होते हैं उनमें प्रोटीन के ऊपर एक और कवर लिपोप्रोटीनेशियस एनवलप मिलता है, ठीक है। ये वाली सवाल आप ध्यान रखना। इसकी यूनिट जो होती हैं पेप्लोमर्स कहलाती हैं। तो जो आपका कोरोना वायरस था दैट इज ऑल्सो आ एनवलप्ड वायरस। तभी तो आप साबुन से हाथ धोने से ठीक हो जाते थे, क्योंकि उसके ऊपर लिपोप्रोटीनेशियस लेयर होती है। ये ध्यान रखना। ऊपर मैंने एक लाइन लिखी है, वायरस पार्टिकल इन द फ्री एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज विरियन। तो भैया जो आपका क्रिस्टलाइन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बाहर पड़ी रहती है सेल की, तब उसे विरियन कहते हैं वायरस को, ठीक है ना। चलिए, यहाँ कुछ बातें नोट की हैं मैंने, अगर आपको नोट करनी है तो आप नोट कर सकते हैं। ये वायरस जो है नॉन लिविंग और लिविंग कैरेक्टर दोनों शो करता है। अगर नॉन लिविंग की बात करते हैं तो पहला है प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, एंजाइम सिस्टम एब्सेंट होता है, रेप्लिकेशन नहीं करता है, सॉरी रेस्पिरेशन नहीं करता है, और क्रिस्टल होता है। नेक्स्ट है लिविंग, रेप्लिकेट करता है होस्ट के अंदर जा करके, डीएनए प्रेजेंट होता है या फिर आरएनए प्रेजेंट होता है, एंड दे कॉज डिजीज, बीमारी करते हैं। तो बीमारी जो है कोई भाई ऐसी चीज़ कर सकती है जो लिविंग हो, है ना। तो ये सब जो है इसके लिविंग और नॉन लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कभी कभी स्कूल वगैरह एग्जाम पूछ लेते हैं, आपको याद करने तो कर लेना, ठीक है। चलिए नीचे देखते हैं। नीचे मैंने कुछ चीज़ें और नोट की हैं, यहाँ से आपको अगर मान लो याद करना हो, ये अच्छे एग्जाम्स, बढ़िया एग्जाम इस सवाल को खूब पूछते हैं। अगर आपको याद करना हो कि कौन आरएनए वायरस है, कौन डीएनए वायरस है, कौन डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, कौन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से अगर आप देख सकते हो टीएमवी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, रेबीज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, पोलियो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, HIV सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, इन्फ्लुएंजा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, मम्प्स सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ये सवाल याद कर लेना, आ जाते हैं, बहुत जरूरी बात है ना, आ जाते हैं पेपर में, ठीक है। ये सारे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हैं। फिर आपका 7 नंबर पर लिखा है, ये बहुत ज़्यादा पूछा आता है बढ़िया पेपर में, कि वोन ट्यूमर वायरस जो है वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए रखता है। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा है, याद कर लेना। नेक्स्ट है रियो वायरस, दैट इज डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। एंड क्यूबी बैक्टीरियोफेज, चूंकि एनसीईआरटी में 12th क्लास की ये बात लिखी है, क्यूबी बैक्टीरियोफेज नाम है वहाँ पर कि वो आरएनए रखता है। तो ये नहीं बताया कि वहाँ आरएनए डबल है कि सिंगल, तो मैंने आपको नोट कर दिया है कि क्यूबी बैक्टीरियोफेज जो है वो आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रखता है। एंड इट कुड बी क्वेश्चन, ये आ सकता है भैया, तो यार ये याद कर लेना। डबल स्टैंडर्ड में आप वोन ट्यूमर वायरस जरूर कर लेना, आरएनए का सवाल है, जरूर आता है पेपर में। नेक्स्ट है डीएनए वायरस, तो पोक्स वायरस, हर्पीज वायरस, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, दे आर डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। यहाँ बैक्टीरियोफेज भी आप नोट कर सकते हो, दे आर ऑल्सो डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैविंग वायरसेस। नेक्स्ट है 5174 सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रखता है। तो ये सवाल मैंने नोट किया क्योंकि ये 12th क्लास के एनसीईआरटी में
दिया गया है। ये पूछ लेंगे वहां से कि 5174 इज द वायरस दैट इज हैविंग द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। वहां पर तो इसके न्यूक्लियोटाइड भी दिए गए हैं, वहां से आपको इसके न्यूक्लियोटाइड भी याद कर लेने हैं। कोशिश करना याद हो जाए तो दैट्स फाइन फॉर यू। तो ये नोट करने की चीजें हैं। नीचे मैंने यहाँ लाइफ साइकिल के बारे में नोट किया है थोड़ा सा, क्योंकि यार यहाँ लाइफ साइकिल दी नहीं गई है तो थोड़ा सा मैं जिक्र कर लेता हूँ आपके साथ में लाइफ साइकिल के बारे में। भाई बात ऐसी है, वायरसेस जो हैं, जैसे आपकी किताब में लिखा है कि वायरस जो है अपने जेनेटिक मटेरियल से इन्फेक्शन करते हैं। तो जब अपने जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शन करते हैं तो उसमें दो केस बनते हैं। एक केस तो ये है कि जब वायरस का जेनेटिक मटेरियल आपकी बॉडी में, सॉरी, आपकी सेल में जाता है, तो सेल में जाने के बाद वहां पर वायरस का जेनेटिक मटेरियल, वेदर इट इज आरएनए और डीएनए, आरएनए है तो वो वहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए बनाता है। तो वो डीएनए जो होता है वहां पर अगर मान लीजिए वो कुछ ऐसे एंजाइम बैक्टीरिया के अंदर जाकर के बनाने लगे जो एंजाइम बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ देते हैं, सीधा सीधा जाकर के काट देते हैं, और फिर वो जो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो वहां अपनी प्रोटीन बनाए और नई वायरस की संख्या बढ़ाए, तो दैट इज द लाइटिक साइकिल, जिसमें कि बैक्टीरियल सेल फट जाती है और बहुत सारे वायरस बाहर निकलते हैं। एक होता है लाइसोजेनिक साइकिल, जो कि लैम्डा बैक्टीरियोफेज दिखाते हैं। लाइसोजेनिसिटी में ये होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस है वो जाकर के सेल के, यानी बैक्टीरियल सेल के मान लीजिए, या होस्ट सेल के जो भी है, उसके डीएनए के साथ जुड़ जाता है, ठीक है, और फिर उसके साथ कई बार रेप्लिकेट करता रहता है। जैसे मान लो बैक्टीरिया के डीएनए से जुड़ जाता है, फिर बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 32 जितने भी, और फिर फाइनली बाद में उसमें ऐसा होता है कि कभी ऐसी कंडीशंस बनती हैं तो वो बैक्टीरिया के डीएनए को छोड़ देता है और फिर से लाइटिक साइकिल कंटिन्यू करता है। तो दो तरह से रेप्लिकेशन करते हैं वायरस, एक लाइटिकल और एक लाइसोजेनिकली। तो हमने दोनों यहाँ थोड़ी थोड़ी बताई है। देखो पहले यहाँ से देख लो एक बार डायग्राम से। सबसे पहले आप देखो लाइटिक साइकिल। तो लाइटिक साइकिल में हुआ ये है कि ये आपका T2 और T4 बैक्टीरियोफेज करते हैं ऐसा, जिसमें आपका वायरस का डीएनए जो है वो सेल के अंदर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो लैंडिंग हुई है बैक्टीरियोफेज की, उसने लाइसोजाइम रिलीज किए हैं, उसने सेल वॉल को तोड़ दिया है, अंदर होस्ट का जीनोम है, उसके बाद वायरस का डीएनए अंदर आता है, और वायरस के डीएनए ने अंदर आने के बाद किया ये है कि ये वाला डायग्राम यहाँ पे, आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे मैंने बनाया है कि भाई उसने क्या किया है, वायरस के डीएनए ने अपने ऊपर तो मिथाइलेशन कर लिया है, और फिर ऐसे एंजाइम बनाए हैं जिसने बैक्टीरिया के डीएनए को, यानी होस्ट के डीएनए को टुकड़ों में काट दिया है। मिथाइलेशन से उसने अपना डीएनए बचा लिया और बैक्टीरिया का डीएनए काट दिया, और फाइनल बात ये हुई है कि फिर वायरस ने अपने डीएनए की कॉपी की, और कॉपी करने के बाद उसने अपनी प्रोटीन बनाई, और फिर प्रोटीन बना करके खूब सारे वायरस की असेंबली हुई और नए वायरस बने, और फिर ये सेल जो है बर्स्ट कर जाती है, फट जाती है, जिसकी वजह से नए वायरस बाहर आते हैं, फिर नई सेल पर अटैक करते हैं। लाइसोजेनिक साइकिल में होता ये है बाबू कि लैम्डा बैक्टीरियोफेज जैसे इसको शो करते हैं, उसमें होता ये है कि जो जीनोम है वायरस का वो जा करके आपके डीएनए के साथ जुड़ जाता है, लाइक इस तरह से, इसको प्रोफेज हम बोलते होते हैं, ठीक है। ये जुड़ गया, जुड़ने के बाद क्या होगा, फिर ये कॉपी करता रहेगा, बैक्टीरिया 1 से 2 होते रहेंगे लगातार, फिर कभी ऐसी कंडीशन आएंगी कि ये इसको छोड़ देगा वायरस का डीएनए, और फिर वो लाइटिक साइकिल ही करेगा। वातावरण के प्रभाव से, यूवी के, केमिकल के या किसी भी अन्य प्रभाव के कारण ऐसा होता है कि वायरस का डीएनए जो कि आपका बैक्टीरिया की सेल के डीएनए के साथ जुड़ गया है वो उसको छोड़ देगा, और छोड़ करके फिर वो लाइटिक साइकिल कंटिन्यू करता है, ठीक है। तो ये दो तरह से रिप्रोडक्शन यहाँ होता है, मैंने थोड़ा जिक्र कर दिया है क्योंकि काम की बात थी तो कोई बात नहीं। एक है HIV। तो HIV हम जो है 12th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ लेंगे। नीचे इन्होंने कहा है कि वायरस जो है भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां करता है। आपसे हो जाए तो आप ये कम से कम याद कर लेना कि मम्प्स जो है वो आपका वायरल डिजीज़ है, स्मॉल पॉक्स वायरल डिजीज़ होती है, हर्पीज जो है वो वायरल डिजीज़ होती है, इतना तो याद ही कर लेना। फिर यहाँ लिखा है इन्फ्लुएंजा भी आपका वायरल डिजीज़ है। एंड एड्स इन ह्यूमन इज ऑल्सो कोज बाय द वायरस। इन प्लांट द सिम्टम कैन बी मोजेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग। ये सिम्टम याद करने हैं भाई, आपको बिल्कुल याद करने हैं। क्या क्या सिम्टम है? सिम्टम ये है मोजेक फॉर्मेशन पत्तियों में, लीफ रोलिंग, स्कर्लिंग, येलोनिंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग, स्टंटेड ग्रोथ। प्लीज ये सिम्टम्स हैं, इनके आधार पर बीमारियां भी पूछी जाती हैं। तो याद कर लेना यहाँ से कौन कौन सी बीमारी कोज करते हैं, मतलब क्या क्या सिम्टम होते हैं। फिर मैंने यहाँ पर आपको कुछ बीमारियां नोट की हैं जो आप नोट कर सकते हो अगर आपको याद करनी हो तो। जैसे कि स्मॉल पॉक्स है वो वेरियोला जोस्टर से होता है, काउ पॉक्स है वेरिसेला जोस्टर से होता है, मम्स पैरामिक्सो वायरस से होता है, मिजल्स है आपका वो भी पैरामिक्सो वायरस से होता है, जर्मन मिजल्स जो है वो रुबेला वायरस से होता है,
कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से होता है, चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर से होता है, स्वाइन फ्लू H1N1 से होता है। तो ये कुछ ह्यूमन डिजीज़ हैं जिनको आप याद कर सकते हो। बढ़िया सवाल है, आ जाता है पेपर में कभी कभी कि कौन सा वायरस कौन सी बीमारी करता है। फिर यहाँ मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं, जैसे कि सबसे बड़ा वायरस प्लांट के अंदर सिट्रस ट्राइस्टेजा वायरस होता है। स्मॉलेस्ट जो है वो STNV सैटेलाइट टोबैको नेक्रोसिस वायरस होता है। यहाँ एनिमल्स में जाओगे तो ये सवाल मैंने खूब एग्जाम्स के अंदर देखा है। लार्जेस्ट वायरस एनिमल में पोक्स वायरस होता है। स्मॉलेस्ट पे जाओगे तो फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल का स्मॉलेस्ट होता है। तो ये दो सवाल और बढ़िया बनते हैं, ठीक है। और एक बीमारी प्लांट में करता है बंची टॉप ऑफ बनाना। ये सवाल आता है कभी कभी पूछते हैं, तो आप जरूर कर देना इसको, ठीक है। तो यानी मैंने कुछ बीमारियां प्लांट की और एनिमल की और लार्जेस्ट वायरस के बारे में नोट किया है, क्योंकि ये सवाल है बन सकते हैं। तो आपका मकसद है इसको नोट कर लेना, जरूर पेपर में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है वायरोइड्स। भाई वायरोइड्स क्या होते हैं? तो वायरोइड्स जो है वो आपका लो मॉलिक्यूलर वेट RNA जब आपका इन्फेक्शस हो जाए, लो मॉलिक्यूलर वेट RNA इन्फेक्शन कोज करे, दैट इज द वायरोइड्स। वो उससे क्या कहते हैं? वायरोइड्स कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी डिस्कवरी T.O. डिनर और रेमर नाम के साइंटिस्ट ने की थी। आइए पढ़ते हैं। लिखा है 250 से 370 न्यूक्लियोटाइड्स लंबा RNA होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट है, बड़ा नहीं है। 1971 में T.O. डिनर ने डिस्कवर किया था इन 1971। ये सवाल बनता है, यहाँ से क्वेश्चन नीट में आएगा, एक मार्क कर लेना। आगे लिखा है अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस एंड कोज द पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो भैया इसका एक सवाल पेपर में बहुत आता है, पूछते हैं PSTV की फुल फॉर्म बताओ बाबू। PSTV की फुल फॉर्म जब बताओगे तो आप बताओगे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड्स, ना कि वायरस। कर दोगे? ठीक है। आगे लिखा है इट वाज फाउंड टू बी फ्री RNA, इट लैक द प्रोटीन कोट एंड दैट इज फाउंड इन द वायरस। तो भैया जब इनमें केवल RNA होते हैं तो सीधी बात है वायरस से छोटे ही होंगे साइज में। जब ये RNA ही है तो ये वायरस से छोटे ही होंगे, बड़े तो नहीं होंगे। एंड हेंस द नेम वायरोइड। द RNA ऑफ द वायरोइड वाज ऑन लो मॉलिक्यूलर वेट। ये एक सवाल बनता है, खूब एग्जाम में पूछा जाता है, भैया कर देना, ठीक है। चलिए फिर लिखा है प्रायोन्स। Prions in modern medicine, certain infectious neurological disease were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein। तो एक सवाल आता है कि the prions are similar in size with the virus and they have abnormally folded proteins and cause disease। तो ये सवाल बाबू ध्यान रखना, प्रूजनर ने इसको बताया था। P से प्रूजनर, P से प्रायोन, P से प्रोटीन, तो तीनों P से होते हैं। The agent was similar in size to virus. These agents were called the prions. The most notable disease caused by the prions are bovine spongiform encephalopathy BSE। तो भैया ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज होती है ये BSE, जिसमें न्यूरॉन डीजेनरेट होते रहते हैं। इसके जो दूसरी बीमारियां इसकी जैसी हैं, जैसे कि मैड काउ डिजीज, ये भी यही होती है सेम, इसके एनालोगस होती है। CR जैकब डिजीज ह्यूमन में, ये भी इसके एनालोगस होती है। दो डिजीज यहाँ लिखी हैं, कुरू डिजीज ये भी यही है, स्कारपिड डिजीज ऑफ शीप ये भी यही है। दे ऑल आर न्यूरोनल डीजनरेशन। तो भैया यहाँ से सवाल आते हैं, कुरू डिजीज, स्कारपिड डिजीज, CR जैकब डिजीज और मैड काउ डिजीज BSE, दे ऑल आर कोज्ड बाय द प्रायोन्स। कर दोगे आप सवाल? चलिए नेक्स्ट इज द लाइकेन। Lichen is the last topic of this chapter। यहाँ लिखा है Lichens are symbiotic association। सबको पता होता है कि Lichen एक symbiotic association होता है जिसमें फंजाई का और एल्गी का म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, जिसमें दोनों पार्टनर जो हैं सहमति से एक साथ रह रहे होते हैं। जहां लाइकेन जो है वो स्वामी होता है, वो आपका राजा होता है, और जो स्लेव होता है वो आपका एल्गी होता है। रिप्रोडक्शन का अधिकार केवल जो है फंजाई को होता है, एल्गी को रिप्रोडक्शन का अधिकार यहाँ नहीं होता है। फंजाई रिप्रोड्यूस करते हैं, मोस्टली दे आर ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज एंड दे विल फाइंड अ न्यू मेंबर ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी और एनी एल्गी ग्रीन एल्गा फॉर देयर रिलेशनशिप। तो म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है जहाँ पर उसके साथ में वो रहते हैं। यहाँ लिखा है कि लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, यूजफुल एसोसिएशन है, जिसमें कि एक जो मेंबर है वो फाइकोबायोन्ट है, लाइक एल्गी वाले फाइकोबायोन्ट कहलाते हैं, फंजाई वाले बाबू कहलाते हैं माइकोबायोन्ट, एंड
which are autotrophic and heterotropic respectively. एल्गी प्रिपेयर्ड फूड, एल्गी खाना बनाता है, फंजाई उसको रहने की जगह देता है, फंजाई जो फाइब्रस होता है, माइसीलियम होता है, वो वहां से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके भी देता है. Algae prepare food for fungi and fungi provide shelter to and absorb mineral, nutrient, water for its partner. So close their association that is one show a lichen in nature. One would never imagine that they have two different organisms within them. Lichens are very good indicator of pollution. तो इसका सवाल कभी आए तो आप लगा देना सल्फर डाइऑक्साइड के पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं लाइकेन. कर दोगे भैया. तो ये सवाल है पेपर में आता है कि सल्फर डाइऑक्साइड के इंडिकेटर होते हैं पोल्यूशन के लाइकेंस. यहाँ बहुत सारी बातें मैंने नोट की लाइकेन के लिए, तो आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस एक आधी बात नोट कर लो कि भाई लाइकेन टर्म जो है वो थियोफेरेस्टस ने दिया था. फंजाई जो है ज़्यादातर एस्कोमाइसिटीज़ के होते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज़ के भी होते हैं, एक आधा कोई बात नहीं. फिर यहाँ टाइप्स ऑफ लाइकेन है, मैं तो मानता नहीं आपके पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन आप यहाँ से ये नोट कर सकते हो. ये सवाल आ जाता है कभी कभी कि रेनेडियर मोस क्या है. तो मोसिस आर ब्रायोफाइट्स. नॉर्मली बच्चों को लगता है मोसिस तो ब्रायोफाइटा होते हैं, गलत कर देंगे सवाल, ध्यान रखना. रेनडियर मोस जो है वो आपका क्लेडोनिया रेंजिफेरा होता है, जो कि फूड की तरह यूज होता है. आइलैंड मोस है, दैट इज सर्टेरिया, वो भी फूड की तरह यूज होता है. लिटमस किस से मिलता है, आप ध्यान रखना. लिटमस जो आपका एसिड बेस इंडिकेटर होता है, जो आपकी लैब में यूज होता है, वो रोजेला नाम के आपके फंजाई लाइकेन से मिलता होता है. तो वो आपका एसिड बेस इंडिकेटर पीएच बताता है ना, वो वाला. नेक्स्ट है यूसनिक एसिड, एक एंटीबायोटिक है जो कि उसनिया नाम के लाइकेन से मिलती होती है. तो यार सवाल इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के आ सकते हैं लाइकेन के. टाइप्स के सवाल नहीं आते. अब क्रस्टोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन, फ्रूटिकोज लाइकेन, ये सवाल नहीं आता. मुझे लगता है पेपर कभी कभी कोई ढंग का पेपर होगा तो फ्रूटिकोज लाइकेन को पूछ लेगा. फ्रूटिकोज लाइकेन फ्रूट जैसे नहीं होते, बुशी अपीयरेंस के होते हैं. एग्जाम्पल है क्लेडोनिया और उसनिया. तो यार ये मुझे लगता है आएगा, बाकी नहीं आएंगे. तो आप यही मेरे कहने से याद करो बस. फ्रूटिकोज लाइकेन एग्जाम्पल है, दे आर बुशी इन अपीयरेंस. क्रस्टोज लाइकेन क्रस्ट पर होते हैं, फोलियोज लाइकेन लीफी होते हैं, वो नहीं पूछा जाता. ठीक है. हेलोटिज्म का सवाल आता है कि एक हेलोटिज्म क्या होता है, हेलोटिज्म की रिलेशनशिप कौन शो करते हैं. तो हेलोटिज्म जो है वो आपका लाइकेन शो करते हैं. ये एक मास्टर स्लेव रिलेशनशिप होता है, जिसमें मैंने बताया फंजाई आपका बाप है यानी स्वामी है, मास्टर है, और स्लेव आपका है एल्गी. ये ध्यान रखना, बच्चे एल्गी को मास्टर कर देते हैं तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना. ये सवाल आता है तो पूछते हैं हेलोटिज्म क्या है, तो बाबू ध्यान रखना. एक तो आपका प्रिजनर होता है, सबऑर्डिनेट होता है, एल्गी स्लेव होता है, मास्टर होता है फंजाई. ठीक है ना. चलिए फिर एक सवाल थोड़ा सा और बता देता हूँ, आगे चल के आप ध्यान से पढ़ लो. माइकोराइजा के बारे में एक डेफिनेशन से तो देख ही लो क्योंकि चैप्टर से रिलेटेड है. तो माइकोराइजा बाबू वो आपका फंगस का एसोसिएशन होता है रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स के साथ, जहाँ फंजाई जो है वो आपका हायर प्लांट के रूट्स को सरफेस एरिया बढ़ाने में मदद करता है, एब्जॉर्प्शन में मदद करता है. तो दैट इज कॉल्ड एज द माइकोराइजा. दो तरह का माइकोराइजा है, एक्टो और एंडो. तो यहाँ मैंने थोड़ा सा चीज़ें बताई हैं. फंजाई जो है वो आपका फोस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, ये सवाल आपका बन सकता है, और वो वहाँ से कार्बोहाइड्रेट और विटामिन पाता है. दो तरह का माइकोराइजा है, एक एक्टोमाइकोराइजा और एक एंडोमाइकोराइजा. ध्यान से समझ लो मेरी बात. सवाल आता है कि एक्टोमाइकोराइजा में ज़्यादातर मेंबर किसके होते हैं, तो ध्यान रखना बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं फंजाई. दे फॉर्म एक्टोमाइकोराइजा. और एक्टोमाइकोराइजा का एग्जांपल आप पाइनस में पाओगे, जहाँ पर सीड जो है वो इसके बिना जर्मिनेट नहीं करता. ये सवाल आता है कि किसका सीड माइकोराइजा के बिना जर्मिनेट नहीं करता, तो आप बता दोगे भैया कि पाइनस का सीड जो है वो माइकोराइजा के बिना जर्मिनेट नहीं करता है. तो फाइकस का में भी पाया जाता है, फाइकस में भी, बरगद में भी और इसमें भी, दोनों में एक्टोमाइकोराइजा होता है जो कि बेसिडियोमाइसिटीज के फंगस होते हैं. फिर आगे आपको मिलेगा यहाँ पर दूसरा, दैट इज द वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा, वैम. वैम इज द एंडोमाइकोराइजा ऑल्सो, एंड दे आर द मेंबर ऑफ जाइगोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज. एल्गल फंजाई जो होते हैं उनके मेंबर होते हैं ज़्यादातर. ठीक है. ये सवाल आता है कि वैम किसे कहते हैं. तो वहाँ पर क्या होता है, फंजाई जो है वो कोर्टेक्स के अंदर चले जाते हैं और वहाँ जा करके सेल के अंदर जा करके छोटी छोटी आर्बस्क्यूल्स बनाते हैं. इस तरह की आप देख सकते हो, सेल के अंदर घुसे हुए हैं. तो यार यहाँ पर जब ये अंदर घुसे होते हैं तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एंडोमाइकोराइजा. और ये आर्बस्क्यूल्स होते हैं जो अंदर जा करके बनाते होते हैं. ठीक है. सेल्स तक पहुँच जाते हैं, एक्चुअल में बात ये है. तो यहाँ सवाल दो बनते हैं कि वैम कहाँ मिलता है, वैम किसे कहते हैं. वैम इज द एंडोमाइकोराइजा. ब्लैक पेपर में, ऑर्किड में, वॉलनट में, इनमें आपको मिलेगा कौन, एंडोमाइकोराइजा. ठीक है.
तो यार ये था सवाल, इस माइकोलॉजी के आ सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो हो जाता है ख़त्म। इसी के साथ साथ 12th क्लास का जो चल रहा है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको और छोटी वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो भी इस चैनल पर मिलती रहेंगी। लगातार बने रहना चैनल के साथ, और भैया सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि ये काम की बात है और आपके पेपर में आने वाली है। और इस तरह से आपको बहुत सारी वीडियोस चैनल प्रोवाइड करता रहेगा। थैंक यू फॉर पूरा देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।